नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम पीछे से चलते आ रहे बिंदु को एक पूर्णता देने वाले हैं और यह बिंदु प्रत्यक्ष रूप से पुराने बिंदु से संबंध रखता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई जिसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, भाषा का तीसरा सबसे बड़ा अंग जिसकी हम बात कर चुके हैं, और उस तीसरे सबसे बड़े अंग का नाम है दोस्तों क्या? वाक्य। क्या नाम है? वाक्य। इस वाक्य बिंदु में ही हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, वाक्य की इसकी परिभाषा पढ़ ली स्वयं की। वाक्य की परिभाषा के पश्चात हमने इस वाक्य में क्या पढ़े? इसके प्रकार। क्या पढ़े? प्रकार। और प्रकार में हम क्या क्या पढ़ चुके? देखो, सबसे पहले हमने लिया क्या? प्रयोग व संरचना। प्रयोग व संरचना के आधार पर इसके हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार पढ़ चुके हैं? 3। कौन कौन से? साधारण, संयुक्त और मिश्र। साधारण, संयुक्त और मिश्र। इस प्रकार से हम वाक्य के 3 प्रकार पढ़ चुके। किसके आधार पर? प्रयोग व संरचना के आधार पर। उसके पश्चात की कक्षा में हमने जाना क्या? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और कुल कितने प्रकारों की चर्चा की? 8 प्रकारों की चर्चा की। कुल कितने प्रकारों को हमने चर्चा में लिया दोस्तों? 8 प्रकारों को हम चर्चा में ले चुके थे। अब उन 8 प्रकारों के बाद ठीक पूर्व की कक्षा में हमारा बिंदु रहा था क्रिया के आधार पर वाक्य। कौन सा रहा? क्रिया के आधार पर वाक्य। इस बिंदु को हमने एक नया नाम दिया था, वह क्या था? वाच्य। क्या नाम था? वाच्य। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी वाक्य बिंदु से संबंध रखता हुआ अब एक और नया बिंदु हम जो अब पढ़ने जाएंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? वाक्य शुद्धि। बिल्कुल। वाक्य की परिभाषा और इसके प्रकार अपने आप में जितने महत्वपूर्ण है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा, उससे बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके वाक्य का शुद्धिकरण। वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक भी है, क्योंकि कहा जाता है भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है कि आदमी कितना सभ्य है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका भाषा का प्रयोग करना, आपके द्वारा किया गया भाषा का प्रयोग ही आपके सभ्य होने की पहचान बनता है। अब हम अगर सुनेंगे अशुद्ध तो सीखेंगे अशुद्ध, क्योंकि भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। किसके द्वारा सीखी जाती है दोस्तों? अनुकरण द्वारा विकसित प्रक्रिया है। जब हम हिंदी शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो हिंदी शिक्षण विधियों में भाषा सीखने के क्रम में सबसे पहला आता है आपका लिसनिंग, यानी कि श्रवण अर्थात सुनना। एक छोटे बालक में भाषा के विकास क्रम की बात की जाए तो उस बालक में भाषा सीखने की सबसे पहली योग्यता कौन सी विकसित होती है? सुनने की योग्यता विकसित होती है। सुनने का कौशल विकसित होता है। सबसे पहले बालक सुनना सीखेगा। अब सुनने के बाद, ध्यान से सुनना, सुनने के बाद उन सुने हुए वर्णों को, उन सुनी हुई ध्वनियों को वह उच्चारित करता है। स्पीकिंग, लिसनिंग देन स्पीकिंग। सुनेगा और उसके बाद बोलेगा। बहुत बार हम देखते हैं एक घर में छोटा शिशु 6 माह, 8 माह, 9 माह का जैसे ही हो जाता है, वह धीरे धीरे दादी माँ की गोद में खेलता खेलता दादा शब्द उच्चारित करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी दादी माँ की गोद में बच्चा रहा, शिशु रहा, तो दादी ने कहा कि बेटा ऐसे बोल या बेटी ऐसे बोल, दादा दादा। बहुत बहुत बार यह शब्द उस छोटे से बालक के कानों में पड़ते हैं। सुनना या श्रवण कौशल उसका विकसित होता है। और इसके ठीक बाद की कड़ी, इसके ठीक बाद की कड़ी कौन सी? वदनम अर्थात बोलना। कौन सी दोस्तों?
बोलना, यह योग्यता उस बालक में विकसित हो जाती है, अर्थात वह बोलने लग जाता है। ध्यान रखना, हम यहीं आ रहे हैं। अब यदि आप उस बालक को ऐसे माहौल में रख रहे हैं जहां वह अशुद्ध वाक्यों को या अशुद्ध भाषा के शब्दों को सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है कल या परसों आने वाले दिनों में वह भी गलत उच्चारण ही करेगा। कहने का मतलब भाषा, वंश कर्म और वातावरण, क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्तित्व का विकास वंश क्रम और वातावरण का गुणज माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी एक व्यक्ति के वंश क्रम और वातावरण पर निर्भर करती है। लेकिन महत्व की बात की जाए तो भाषा के विकास में वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका योगदान होता है? भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और भाषा सबसे ज़्यादा हम किससे सीख रहे हैं? अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं। अब अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम यह चाहते हैं कि हम शुद्ध बोलें। और हम शुद्ध कब बोलेंगे? जब हम शुद्ध सुनेंगे, और शुद्ध सुनेंगे तो उच्चारण भी हमारा क्या होगा? शुद्ध ही होगा। कहने का आशय यह हुआ कि आप या हम सब क्या करें? भरसक प्रयास यह करें, कोशिश यह करें कि शुद्ध वाक्यों का उच्चारण करें, वाक्य के शुद्ध रूप का उच्चारण करें, ताकि हम शुद्ध उच्चारण बोलें या शुद्ध वाक्य के रूप का उच्चारण करेंगे तो सुनेगा, जो सुनने वाला होगा वह भी शुद्ध सुनेगा। और यदि वह शुद्ध सुनेगा तो वह शुद्ध बोलेगा, वह शुद्ध लिखेगा। कहने का मतलब जैसा इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। फिर चाहे उसको मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में उसको बोलना हो, चाहे उसे फिर लिखित अभिव्यक्ति उसे देनी हो। कहने का आशय यह है दोस्तों कि अगर आप या अगर मैं आज तक अशुद्ध वाक्य सुनता आ रहा होता तो जाहिर सी बात है आवश्यकता पड़ने पर मैं उस वाक्य को अशुद्ध रूप में ही बोलूँगा। यदि मुझे वह वाक्य लिखने को दिया जाए तो मैं उसके अशुद्ध रूप को ही लिखूँगा। तो माँ भाषा, या हम कहें एक संस्कारवान इंसान को जो बना देती है, जिसमें भाषा का सबसे बड़ा योगदान होता है, वह यह चाहती है कि मेरे शुद्ध रूप का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसी के चलते आज हम देखते हैं कि वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे इतने सारे वृत्तांत के बाद हमारा संकेत कौन से बिंदु की तरफ जा रहा है? वाक्य शुद्धि की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए, बहुत अच्छा बिंदु हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या? वाक्य शुद्धि। क्या दोस्तों? वाक्य शुद्धिकरण। चलो, यहाँ तक तो समस्या नहीं आई सर। क्यों समस्या ये इसलिए नहीं आई क्योंकि हम वाक्य शुद्धिकरण का नाम बहुत बार सुनते आए हैं। पर सवाल यह है कि भाई हम इसमें पढ़ें क्या? वाक्य शुद्धिकरण में हम पढ़ें क्या? तो ध्यान दीजिए, वाक्य शुद्धिकरण में क्या किया जाएगा दोस्तों? इसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया अपने द्वारा? इसमें अशुद्ध वाक्यों को क्या किया जाएगा? शुद्ध किया जाएगा। चलो ठीक है, हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर लेंगे, हम बीमारी को ठीक करेंगे, लेकिन पहले पता तो हो कि बीमारी क्या है। बीमारी क्या है? हम जाते हैं चिकित्सालय में चिकित्सक महोदय के पास, और जाकर आप चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाइए। क्या चिकित्सक महोदय हमें इलाज के लिए दवाइयाँ देंगे? नहीं देंगे। क्यों? उनको ये पता ही नहीं कि समस्या क्या है, बीमारी क्या है। तो पहले इलाज से हमें आवश्यक है कि हम क्या जाने? बीमारी जाने। क्या जाने? बीमारी जाने। कहने का मतलब वाक्य का शुद्ध कब करेंगे? जब हमें अशुद्धि का पता हो। किसका पता हो? जब हमें उसकी क्या पता हो दोस्तों? अशुद्धि पता हो। जब हमें उसकी अशुद्धि का पता हो।
अर्थात वाक्य शुद्धिकरण के लिए पहले आवश्यक शर्त यह है दोस्तों कि आपको उस वाक्य में हो रही गलती या उस वाक्य में जो है अशुद्धि, उस अशुद्धि का पता होना चाहिए। मेरे कहने का आशय कुछ इस प्रकार से है कि आप वाक्य को शुद्ध तब करेंगे जब आपको पता है कि इस वाक्य में कमी क्या है, उस वाक्य में कमी क्या है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, उसकी अशुद्धि की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं? अशुद्धि की पहचान करते हैं। और दोस्तों अब मैं चलता हूँ इस बिंदु को गति देते हुए कि अशुद्धियाँ जो होती हैं वो वाक्य में कितने प्रकार से होती हैं? 2 प्रकार से। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल कर आ रहा है वह क्या आ रहा है साथियों, कि एक वाक्य में मुख्यतः 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। कितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं? 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। दोस्तों वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हम 4 अशुद्ध उदाहरण लिख करके उनका शुद्ध रूप करके यह नहीं सीखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसा कि हम हर बिंदु में उसके कंसेप्ट को समझते आए हैं, उसके मर्म को जानते आए हैं, यहाँ भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। वाक्य शुद्धि में क्या किया जाएगा? तो इसमें सबसे पहली बात आ गई क्या? इसमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य जब हम शुद्ध करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? जब हमें उसकी किसका पता हो? अशुद्धि का पता हो। क्या हो? अशुद्धि का पता हो। और अशुद्धि का पता होने पर क्या करेंगे? हम अशुद्धि की पहचान करेंगे। क्या करेंगे साथियों? अशुद्धि की पहचान करेंगे। और जब आपने अशुद्धि का पता लगा लिया, अशुद्धि की पहचान का पता लगा लिया, तो आपको पता चला, आपने पाया क्या? कि एक वाक्य में मुख्य रूप से कितने प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं? 2 प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। कितने प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं? 2 प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। वो दोनों प्रकार की अशुद्धियां क्या क्या हैं, पहले हम उन पर चर्चा करते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूं, वाक्य में होने वाली अशुद्धियां, वाक्य में होने वाली अशुद्धियां। पहला प्रकार है दोस्तों पद क्रम संबंधी। यदि एक व्यक्ति से वाक्य में गलती हो सकती है तो वह कैसी हो सकती है? पद क्रम संबंधी गलती हो सकती है। और दूसरी गलती यदि महोदय उससे होगी तो वह होगी पद संबंधी। कौन सी होगी? पद संबंधी। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि हम एक वाक्य में 2 प्रकार की गलती कर जाते हैं। हो सकता है पद क्रम से संबंधित गलती हो, या फिर हो सकता है पद से संबंधित गलती हो। अरे भाई, क्रम संबंधी या पद संबंधी गलती तो हमें बाद में समझ में आएगी। सर हमें पहले यह बताइए कि ये पद क्या होता है? हैं? एक नया शब्द लिख दिया आपने, पद। पद क्या होता है यह जान लीजिए। दोस्तों हम पद के बारे में जाने तो देखो हम इधर समझ लेते हैं पद क्या होता है। पद का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पैर। पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पैर। पैर काम क्या करते हैं? चलने के काम आ रहे हैं। किसके काम आ रहे हैं? चलने के काम आ रहे हैं। अब वाक्य में पैरों का क्या मतलब है? वाक्य में पैरों का मतलब यह है कि अगर कोई शब्द अकेला है तब तक तो वह केवल शब्द है, लेकिन जैसे ही किसी शब्द को वाक्य में लिख दिया जाता है, तो जैसे मान लिया वाक्य में कर्ता के रूप में कोई शब्द आपने प्रयुक्त किया, तो उसका इस कर्म के साथ, इस क्रिया के साथ, क्रिया विशेषण के साथ, अन्य पूरक शब्दों के साथ इसका संबंध स्थापित हो जाता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? जब हम बात करें, देखो हमारे पास एक कर्ता होता है वाक्य में, एक कर्म होता है और एक होती है क्रिया।
वाक्य में 3 चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता के रूप में आपने लिखा है थोड़ी देर के लिए माना मोहन। क्या लिखा? मोहन। कर्म के रूप में लिख दिया पुस्तक, और क्रिया के रूप में लिख दिया पढ़ता है। क्या लिखा? मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब ध्यान देना, जब तक मैं अकेला मोहन लिखूंगा, जब तक मैं अकेला मोहन लिखूंगा, तो मोहन जब तक अकेला है तब तक तो मोहन क्या कहलाएगा मित्रों? शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। लेकिन यदि किसी शब्द को वाक्य में लिख दिया गया, यहाँ यह मोहन शब्द नहीं बल्कि इस पूरी की पूरी पंक्ति के कर्ता की भूमिका निभा रहा है। वाक्य के इन अन्य पदों के साथ इसका संबंध या व्याकरणिक संबंध जुड़ गया है। अब यह शब्द नहीं रहा बल्कि क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो पद को परिभाषित हम किस प्रकार से करेंगे? तो पद को परिभाषित आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। अब समझ में आया पद क्या होगा? अब आपसे इन पूछा जाए कि पद क्रम क्या होगा, अर्थात सीक्वेंस, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। अरे भाई, जब हम प्रार्थना सभा में एक विद्यार्थी के रूप में खड़े हुआ करते थे, जब आप प्रार्थना सभा में एक विद्यार्थी के रूप में खड़े हुआ करते थे, तो हमेशा हमारे अध्यापक अध्यापिका महोदय द्वारा हमें कहा जाता था कि अपनी ऊंचाई या लंबाई देखकर हाइट के अनुसार आप बढ़ते क्रम में खड़े हों। हैं? आप बढ़ते क्रम में खड़े हों। सबसे पहले छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद बड़ा। हम एक ऐसा क्रम सा बना लेते थे। हम ऐसे एक क्रम सा बनाते थे। कहने का मतलब हम बढ़ते क्रम में खड़े हो रहे थे। ये सीक्वेंस था, ये फिक्स सीक्वेंस था कि छोटे आगे रहेंगे, बड़े पीछे रहेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से इस राकेश को हटा करके, यहाँ से इस राकेश को हटा करके और राकेश को इस लाइन में यहाँ खड़ा कर दिया जाए, तो लाइन भद्दी सी लगेगी, अशोभनीय लगेगी। बस पदक्रम संबंधी अशुद्धि यही होती है दोस्तों, कि जब आपको एक वाक्य में यह कहा जाए कि कौन सा पद सही तरीके से किस क्रम में खड़ा किया जाना चाहिए, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदों में कौन सा पद सबसे पहले लिखा जाएगा, तत्पश्चात कौन सा, तत्पश्चात कौन सा, तत्पश्चात कौन सा और अंत में कौन सा आएगा, यह सीक्वेंस पता होता है। अगर उस सीक्वेंस के साथ आपने छेड़छाड़ कर दी, उस सीक्वेंस को अगर आपने भंग कर दिया, उस क्रम को अब आपने भंग कर दिया, तो जाहिर सी बात है वाक्य में कौन सी अशुद्धि हो गई? तो सबसे पहली अशुद्धि हो गई पद क्रम संबंधी अशुद्धि। ठीक है। दूसरी अशुद्धि आती है दोस्तों पद संबंधी, अर्थात लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया। ये तो हो गया वाक्य में, इस तरीके से समझो। पद का मतलब वाक्य में प्रयुक्त ऐसा शब्द, उसे पद कहा जाएगा जिसका अन्य के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए पद को शब्द कह के संबोधित कर रहा हूँ, शब्द से मेरा आशय पद समझें। अब सुनना, अगर मैं ये कहूँ कि वाक्य में कौन सा शब्द पहले लिखा जाता है, कौन सा शब्द बाद में, अगर उनको आगे पीछे कर दिया तो ये तो अशुद्धि हो गई पदक्रम संबंधी। और यदि कौन सा शब्द कहाँ लिखा जाएगा, पुल्लिंग में लिखा जाएगा या स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा। मोहन पुस्तक लिखता तो आना चाहिए, पढ़ता है, और मैंने थोड़ी देर के लिए मान लो क्या लिख दिया, मोहन पुस्तक पढ़ती है। क्या लिख दिया दोस्तों? मोहन पुस्तक पढ़ती है लिख दिया, मोहन पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पर मैंने शब्द का लिंग परिवर्तन कर दिया। लिखा जाना चाहिए था पुल्लिंग में और मैंने लिख दिया स्त्रीलिंग में। यह अशुद्धि कौन सी होगी? पद संबंधी अशुद्धि। कौन सी होगी दोस्तों? पद संबंधी अशुद्धि। कहने का मतलब एक वाक्य में हमारे पास दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। एक तो होती है पदों के क्रम से संबंधित अशुद्धियां, जिसमें हम वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम निश्चित करते हैं कि किस पद के बाद कौन सा पद लिखा जाना चाहिए।
और एक होती है पद संबंधी अशुद्धि। उसका आशय यह है कि वाक्य में कौन सा पद किस रूप में लिखा जाएगा, एक वचन में आएगा या बहुवचन में आएगा, पुल्लिंग में आएगा या स्त्रीलिंग में आएगा। जहां आप सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की बात करते हैं, जहां आप अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि की बात करते हैं, जहां आप अतिरिक्त शब्द संबंधी अशुद्धि की बात करते हैं, मतलब शब्द से रिलेटेड कोई भी अगर गलती हो रही है तो वो सारी किसमें जाती हैं, पद संबंधी में। और यदि सीक्वेंस या क्रम भंग संबंधी हो रही हैं तो वो किसमें जाती हैं, पद क्रम संबंधी में। यहाँ तक की बात समझ में आई दोस्तों? एक बार आप इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इन दोनों प्रकार की अशुद्धियों में, एक एक को हम ध्यान से देखेंगे। और अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो दो हमारी अशुद्धियों के प्रकार आ चुके हैं, उसमें मैं पहले ले रहा हूं पद क्रम संबंधी अशुद्धि। कौन सी ले रहे हैं दोस्तों? पद क्रम संबंधी, पद क्रम संबंधी अशुद्धि। बात आती है पद क्रम संबंधी अशुद्धि क्या होगी। अब सुनो, पद क्रम संबंधी अशुद्धि के बारे में क्या होता है, हम इसमें इतनी सी बात ध्यान रखेंगे क्या, कि इसके अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम निश्चित किया जाता है। क्रम निश्चित किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये सीक्वेंस को फिक्स करती हैं कि कौन से के बाद क्या लिखा जाएगा, कौन से के बाद क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा और सबके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है पदक्रम संबंधी अशुद्धि का मतलब यह है कि वाक्य में पदों का क्रम कैसे होगा। अब दोस्तों हम सीधे उदाहरणों पर नहीं जाएंगे। आप आज पहली बार ऐसा कुछ पढ़ने जा रहे हो जो बिल्कुल जीवन में नया है लेकिन बहुउपयोगी है। सबसे पहली बात, मैं वाक्य शुद्धि इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। हम नियमों से इसको पढ़ेंगे। इसके सारे नियम बता देता हूं जो आज तक आपकी आंखों के समक्ष आए ही नहीं हैं। देखो, सबसे पहली बात, वाक्य के पदक्रम संबंधी अशुद्धि में सबसे पहले क्या, पहला नियम है, पहली बात है, वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता लिखा जाता है। सीक्वेंस निश्चित कर रहे हैं कौन सी चीज कहां लिखी जाएगी, तो वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है दोस्तों, कर्ता लिखा जाता है। वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है दोस्तों, वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। क्लियर? अब नंबर 2, कर्ता के पश्चात क्या आएगा, तो देखो दूसरी बात, कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है। कर्ता के बाद क्या लिखा जाता है दोस्तों, कर्म लिखा जाता है। शर्त क्या है, शर्त सुनना, यदि हो तो, यदि हो तो। हो सकता है वाक्य अकर्मक क्रिया का हो, है, हमारे वाक्य में कर्म है ही नहीं तो लिखेंगे कहाँ से। समझ में आया? अगर वाक्य में कर्म है तो वह कहाँ लिखा जाएगा, कर्ता के बाद लिखा जाएगा। वाक्य में सबसे पहले कौन आ गया, कर्ता, कर्ता के बाद कौन आ गया, कर्म। कर्म के साथ शर्त क्या है, कर्म के साथ शर्त यह है कि वाक्य में कर्म होगा तो कर्ता के बाद आएगा, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अभी मैं उदाहरण भी लूंगा, आगे बढ़ो एक बार। नंबर 3, कर्म के बाद क्रिया लिखी जाएगी। कर्म के बाद क्या लिखी जाएगी, क्रिया लिखी जाएगी। ये लो जी, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात, कर्म के बाद क्या लिखी जाएगी, क्रिया लिखी जाएगी। अब एक चीज मुझे आप बताइए, वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा आपने, कर्ता, कर्ता के पश्चात क्या आया, कर्म, कर्म के पश्चात क्या आ गई, क्रिया। वाक्य में सबसे पहले सूत्र कैसे बना, सूत्र बना करके लिख देते हैं इसका। सूत्र क्या बना, देखो दोस्तों, वाक्य में सबसे पहला क्या आया, कर्ता, कर्ता के बाद क्या आया, कर्ता के पश्चात क्या लिखा, कर्म, यदि हो तो। और कर्म के बाद क्या लिखा, कर्म के बाद क्या लिखी जाती है, क्रिया।
एक फॉर्मूला हमारे पास पर प्राप्त हो गया। हम त्रिशब्द सूत्र यही तो पढ़ते हैं, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अगर आपने इनका क्रम आगे पीछे कर दिया, इनका यदि कर्म आगे पीछे कर दिया दोस्तों, तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, उदाहरण से समझो। मैंने अभी अभी कहा क्या कि राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है। ये लो जी, राम अखबार पढ़ता है। अब इसको ऐसे लिखें, अखबार राम पढ़ता है, तो सुनने वाले के बात समझ में तो आ गई कि हमारे कहने का आशय क्या है। लेकिन वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से क्या हो जाता है दोस्तों, अशुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाक्य में राम क्या है, वाक्य में राम क्या है दोस्तों, राम है वाक्य का कर्ता, पढ़ना क्या है उसकी क्रिया, पढ़ना क्या है क्रिया, और अखबार क्या है कर्म। हमारा त्रिभाषा सूत्र यही तो है। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के पश्चात कर्म, कर्म के बाद क्या लिखी जाएगी क्रिया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे इस वाक्य में कर्म नहीं होता, हमारे वाक्य में कर्म नहीं होता। जैसा कि यहाँ शर्त दे दी, कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है यदि हो तो। हमारे वाक्य में तो कर्म है ही नहीं, राम पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कर्ता के पश्चात सीधे ही क्या लिख देंगे क्रिया लिख देंगे। कर्ता के पश्चात सीधे ही क्या लिख देंगे क्रिया लिख देंगे। तो सूत्र भी क्या बन जाएगा, कर्ता प्लस क्रिया। ऐसा कब मिलता है, जब क्रिया अकर्मक हो, अर्थात वाक्य में कर्म प्रयुक्त न हो। लेकिन यदि वाक्य में कर्म आ जाए तो दोस्तों संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। यह बात समझ में आई। केवल अभी 3 ही हुए हैं, बहुत सारे नियम हैं, 10, 11, 12 नियम हैं, उनकी हम सभी की चर्चा करने वाले हैं। एक बार इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले नियम पर। ये हमारे जो 3 नियम थे ये साधारण से थे। यहाँ तक की बात हर एक हिंदी के विद्यार्थी को पता होती है, क्योंकि कर्ता क्रम क्रिया, कर्ता प्लस क्रम प्लस क्रिया, ये बहुत बार हम सुनते बोलते और प्रयोग में लेते आए हैं। अब जैसे जैसे हम नियम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, नियम भी कुछ कठिन होते जाएंगे, वाक्य की संरचना भी कुछ कठिन होती चली जाएगी। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में सब कुछ आएगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 पे। नियम नंबर 4 देखो दोस्तों क्या कह रहा है। कर्ता का विस्तारक, वही बात क्या, यदि हो तो। कर्ता का विस्तारक, अभी बताऊंगा क्या होता है कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले लिखा जाता है। कर्ता का विस्तारक कहाँ लिखा जाता है दोस्तों, कर्ता से पहले। मान लीजिए वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो, ऐसे समझो कर्ता कौन है इस वाक्य में, कर्ता कौन है राम, कर्ता कौन है राम। अब राम का विस्तारक, विस्तारक का मतलब विस्तार करने वाला, विस्तारक शब्द को समझिए, विस्तारक, विस्तारक का मतलब क्या होता है, विस्तार के यानी करने वाला, विस्तार करने वाला, उसकी पहचान बताने वाला, अर्थात उसकी विशेषता बताने वाला, एज ए विशेषण आप समझ सकते हैं। यदि वाक्य में कर्ता का विस्तारक प्रयुक्त होता है तो वह कहाँ लिखा जाएगा, कर्ता से पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अगला नियम, अगली बात क्या, कर्म का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, यही शर्त यहां भी लगेगी क्या, यदि हो तो, यदि हो तो कर्म से पहले लिखा जाएगा, कर्म से ठीक पहले। पहले का मतलब तो कर्ता से पहले लिख दिया, तो वो तो कर्म से तो पहले ही हुआ ना, तो कर्म से ठीक पहले, ये बात ध्यान रखना, मतलब कर्म के जस्ट पहले आएगा, कर्ता के तो बाद में है लेकिन कर्म से ठीक पहले है। कर्म से ठीक पहले लिखा जाता है, ठीक पहले लिखा जाता है। 2 तथ्य हो गए। तीसरा अर्थात मूल नियम छठा, विस्तारक संबंधित तीसरा क्या, क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक यदि हो तो, यदि हो तो क्रिया से ठीक पहले लिखा जाएगा।
दोस्तों ये तो बहुत महत्वपूर्ण 3 बातें आ गई। क्या क्या? कि जो जिसका विस्तारक है वह उससे पहले लिखा जाता है। लेकिन अब इतने सारे नियमों को हम एक सूत्र में बांधेंगे, तो इसका सूत्र क्या बनेगा वह देखो, काम की चीज यहाँ आएगी। अब सूत्र क्या बन रहा है? सबसे पहले क्या लिखा? कर्ता नहीं, अब क्या आएगा? कर्ता का विस्तारक आएगा। क्या आएगा दोस्तों? कर्ता का विस्तारक। उसके बाद वाक्य में क्या आएगा? कर्ता। अगर हम यहाँ तक की बात करें तो हमें यही पता चल रहा है कि वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता। लेकिन जैसे ही हम अगले नियम पर गए तो हमें पता चला कि वाक्य में सबसे पहले क्या आ गया? कर्ता का विस्तारक आ गया। तत्पश्चात क्या आया? कर्ता। कर्ता के बाद क्या आ रहा है? अब सुनो, कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले लिख दिया। कर्ता के बाद में क्या आता है दोस्तों? कर्म। कर्ता के बाद में क्या आता है? कर्म आता है। लेकिन नियम क्या कह रहा है? सुनना, कर्म का यदि विस्तारक यदि होगा तो वह कर्म से ठीक पहले लिखा जाएगा। अर्थात कर्ता के बाद में क्या आ जाएगा? कर्म का विस्तारक। और कर्म के विस्तारक के बाद में क्या आएगा दोस्तों? कर्म आएगा। कर्म के विस्तारक के बाद क्या आएगा? कर्म आएगा। और हमें यह भी पता है, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, कि कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्या लिखी जाएगी? क्रिया। कर्म के बाद क्या लिखी जाती है? क्रिया। लेकिन नियम ये क्या कह रहा है? क्रिया का विस्तारक यदि हो तो वह क्रिया से ठीक पहले होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्रिया नहीं बल्कि क्या लिखा जाएगा? क्रिया का विस्तारक लिखा जाएगा। क्रिया का विस्तारक लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया। और फिर होगा हमारा वाक्य पूरा। कुछ समझ में आया? कठिन कुछ नहीं है, आसानी से समझो इस बात को। हमें यह पता तो था पहले से भी। क्या क्या पता था? हमारे वाक्य में सबसे पहले कर्ता है, कर्ता के पश्चात कर्म है और कर्म के पश्चात क्या है? क्रिया। हमने नई चीज क्या जोड़ी? नई चीज क्या जोड़ी? कर्ता से पहले हमने क्या ले लिया? कर्ता का विस्तारक। कर्म से पहले क्या ले लिया? कर्म का विस्तारक। और क्रिया से पहले क्या ले लिया? क्रिया का विस्तारक। कहने का मतलब यह हुआ, सार रूप में समझो, कि जो जिसका विस्तारक होता है वह उससे पहले लिखा जाता है। यही वाक्य है, यही वाक्य है। राम अखबार पढ़ता है, हैं? वाक्य लिखूं मैं, राम पुस्तक पढ़ता है। वाक्य लिख रहा हूं, राम पुस्तक पढ़ता है। तो वही वाली बात आ गई। राम तो वाक्य का कौन हुआ भाई? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया। अब इसी वाक्य में हम विस्तारक जोड़े हैं। हम इसी वाक्य में विस्तारक जोड़े। हमारा वाक्य क्या था? वाक्य हमारा कुछ इस प्रकार से था। क्या? राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। समझ में आया? अब हम इसमें विस्तारक जोड़ते हैं। मैं कहूं राम अखबार पढ़ता है। मान लीजिए हमारी कक्षा में 2 राम हो। एक राम है सोहन का मित्र, एक राम है श्याम का मित्र। आपने पूछा राम अखबार पढ़ता है, कौन सा राम? तो मैं या तो कहूंगा कि वह सोहन का मित्र है जो, या फिर क्या कहूंगा? जो श्याम का मित्र है जो। तो जो सोहन का मित्र या श्याम का मित्र लाइन आप बोलोगे वह उस राम की पहचान निश्चित करेगी, वह उस राम को विस्तार देगी कि राम कौन सा। तो यहां पर मैं लिखूं जैसे कि श्याम का भाई राम। श्याम का भाई राम हिंदी अखबार। कौन सा अखबार है? हिंदी अखबार है। और पढ़ना कैसे पढ़ता है भाई? रोज पढ़ता है। मैंने कह दिया रोज पढ़ता है। अब सुनना ध्यान से, पद परिचय लिखो दोस्तों। तो राम तो कौन था? वाक्य का कर्ता। अखबार क्या था? हमें पता है, कर्म। अखबार क्या था? हमारा कर्म था। अखबार क्या था? कर्म। और पढ़ना क्या है दोस्तों? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, श्याम कौन सा? राम का भाई। श्याम कौन सा है? राम का भाई। इसका मतलब यह लाइन यहां से यहां तक इस कर्ता की पहचान निश्चित कर रही है। तो यह कहलाएगी कर्ता का विस्तारक। क्या कहलाएगी? कर्ता का विस्तारक कहलाएगी। कर्ता का विस्तारक। और कर्ता का विस्तारक कहाँ है? कर्ता से पहले लिखा हुआ है। कुछ समझ में आया? अखबार, कौन सा अखबार? हिंदी अखबार। ये हिंदी अखबार, यह कर्म की क्या कर रहा है?
पहचान निश्चित कर रहा है। तो इसे आप कहेंगे कर्म का विस्तारक। इसे क्या कह देंगे दोस्तों? कर्म का विस्तारक। और ये कर्म का जो विस्तारक है वह हम कहाँ लिख रहे हैं? कर्म से पहले। आगे बढ़ो। कब पढ़ता है? रोज पढ़ता है। कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया विशेषण है तो क्रिया की विशेषता बता रहा है और विशेषण ही विस्तारक होते हैं। तो आप इसे आप चाहो तो क्रिया विशेषण कहो और आप चाहो तो इसे क्रिया का विस्तारक कहो। तो क्रिया विशेषण जो है या क्रिया का विस्तारक है वह कहाँ लिखा हुआ है? क्रिया से पहले लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? क्रिया से पहले लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? मज़ा भी आ रहा है? कितनी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, पर नियम कितने खतरनाक इनके हैं कि वाक्य में सबसे पहले हमें अब तक 6 नियमों में 2 सूत्र पता चल चुके और यहाँ पर 6 नियम देखो। 3 तो बेसिक से। सबसे पहले कौन लिखा? सबसे पहले वाक्य में लिखा जाएगा कर्ता। कर्ता के पश्चात क्या लिखा? कर्म। कर्म के बाद क्या लिखी जाएगी? क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। फिर हमने आगे क्या देखा कि इन तीनों के यदि विस्तारक हो, कर्ता का विस्तारक, कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले, कर्म का कर्म से पहले, क्रिया का क्रिया से पहले। समझ में आया? तो इन 6 नियमों को हम एक ही सूत्र में बांध चुके। क्या? सबसे पहले कर्ता विस्तारक, यदि नहीं होगा तो वाक्य कर्म से शुरू हो जाएगा। सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने फॉर्मूले में तो लिख दिया कर्ता विस्तारक प्लस कर्ता, फिर उसके बाद कर्म का विस्तारक, पर वाक्य में कर्म का कोई विस्तारक ही नहीं हो। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो वाक्य में यह हिंदी शब्द नहीं होता, यह हिंदी शब्द नहीं होता, तो लाइन क्या बन जाती? श्याम का भाई राम अखबार रोज पढ़ता है। अखबार रोजाना पढ़ता है या रोज पढ़ता है। तो हम यहाँ पर कर्म का विस्तारक नहीं है तो कर्म का विस्तारक नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यदि हो तो इसका मतलब यही होगा, यदि होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। यह बात आप शायद समझ चुके होंगे। इस स्लाइड को भी एक बार आप गौर से देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं दोस्तों हम अगली बात पर, अगले नियम पर, अगले नियम पर। लिख दिया यहां तक का? ये तो बेसिक बेसिक से 6 नियम थे। अब अगला नियम, अगला नियम बहुत महत्वपूर्ण। क्या? अगली बात बहुत महत्वपूर्ण आ रही है। वो देखो कुछ इस प्रकार से है। नियम नंबर 7। यदि वाक्य में संबोधन सूचक, अब तक हमें पता चला कि सबसे पहले क्या लिखा गया? कर्ता या कर्ता का विस्तारक। अब तक तो हम यही मान बैठे हैं और आगे जानो, देखो कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज आ रही है। यदि वाक्य में संबोधन सूचक या विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हो तो वह, यदि वाक्य में संबोधन सूचक या विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हो तो वह कहाँ लिखा जाएगा? सुनना, सबसे पहले लिखा जाता है। ये लो, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अलग ही नियम आ गया है। सबसे पहले लिखा जाता है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, यदि वाक्य में हो तो, यदि वाक्य में हो तो, अर्थात यदि वाक्य में संबोधन सूचक या संबोधन कारक या विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होता है तो वह कहाँ लिखा जाएगा? वह सबसे ही पहले लिख दिया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम यदि हो तो यह वाली बात पहले ले रहे हैं। यह वाली बात हम पहले इसलिए ले रहे हैं क्या? कि हमें पता होना चाहिए है, हमें पता होना चाहिए कि वाक्य में क्या दिया गया है? संबोधन सूचक शब्द दिया गया है, या फिर वाक्य में क्या दिया गया है? विस्मयादि बोधक अव्यय दिया गया है। जैसे जैसे अरे आप कब आए? आप कब आए? अरे आप कब आए? हैं? अरे आप कब आए? आश्चर्य हो रहा है, हैं? आश्चर्य हो रहा है। अरे आप कब आए? ये रहा विस्मयादि बोधक सूचक शब्द। अरे किसको कह रहे हैं? जो सामने बैठा है। अरे आप कब आए? अरे आप कब आए? जहां भी
संबोधन सूचक शब्द हो या विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है? आश्चर्य सूचक। क्या होता है दोस्तों? आश्चर्य सूचक शब्द। तो विस्मयादि बोधक अर्थात विस्मय आदि का बोध कराने वाला। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है? विस्मय आदि का बोध कराने वाला, अर्थात आश्चर्य आदि का बोध कराने वाला अव्यय शब्द हो तो वह कहाँ लिखा जाएगा? वह सबसे पहले लिख दिया जाएगा। वो कर्ता वर्ता सबसे ही पहले आ गया अगर विस्मयादि बोधक अव्यय है। याद करिए वो ऐतिहासिक दिन जिस समय हम अव्यय पढ़ रहे थे और मैंने बताए थे अविकार्य अव्यय शब्दों में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कि विस्मयादि बोधक होता है वाक्य के आरंभ में, संबंध होता है एक ही वाक्य के मध्य और समुच्चय बोधक होता है दो उपवाक्यों के मध्य। वही वाली लाइन यहाँ आ रही है दोस्तों, कोई अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये वो सब बातें हैं जिनको हम पहले भी प्रत्यक्ष रूप से जान चुके थे या कहीं ना कहीं मेरे मुख से निकली हैं, कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बातें आई हैं। लेकिन आज हम इनको एक सूचीबद्ध रूप में लिपिबद्ध कर रहे हैं, एक सही तरीके से व्यवस्थित क्रम से पढ़ रहे हैं कि ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। क्या? कि वाक्य में यदि संबोधन सूचक या आश्चर्यचकित कर देने वाला अव्यय कोई शब्द हो तो उसे हम सबसे पहले लिख देंगे। उसे अरे आश्चर्य का बोध, अरे वाह, अरे हैं, ओ, ये सारे के सारे शब्द वाक्य में सबसे पहले आएंगे। क्योंकि जब भी कभी हमें आश्चर्य होगा तो सबसे पहले आश्चर्य होता है, तत्पश्चात कोई बात निकलती है। ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि हम घर गए या किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जिसके आने की हमें उम्मीद नहीं थी, हमें उसको देख करके आश्चर्य होता है या उनको देख कर आश्चर्य होता है, तो आप ऐसे कर दोगे क्या? आप कब आए? अरे नहीं, यह विपरीत क्रम हुआ। यह दोस्तों विपरीत क्रम हुआ। हम क्या करते हैं? पहले अफसोस जाहिर करते हैं, आश्चर्य जाहिर करते हैं, विस्मय अचरज है, आश्चर्य जाहिर करेंगे, तत्पश्चात कोई उक्ति हमारे मुख से उच्चारित होती है। तो यहाँ वाली बात समझ में आई। अगली बात पर चलते हैं, अगले नियम पर चलते हैं। देखो अगला नियम बहुत ही अच्छा है। क्या? एक तो होती है व्यक्ति की योग्यता दोस्तों, एक होती है क्या? उपाधि। योग्यता और उपाधि, इन दोनों में क्या अंतर है पहले तो यह जान लीजिए। हाँ, योग्यता हासिल करता है, उपाधियां धारण की जाती हैं। योग्यता हम 10वीं पास हैं, हम 12वीं पास हैं। उपाधि हमें पदवी मिली हुई है, हमें पदवी मिली हुई है, हम अध्यक्ष बने हुए हैं तो अध्यक्ष की पदवी मिल गई है, हमने पीएचडी कर रखी है, हमने डॉक्टरेट कर रखी है, डॉक्टर की हमें उपाधि मिली हुई है। तो पदवी या उपाधि, आप चाहे तो इसको यह भी कह सकते हो क्या? व्यवसाय सूचक शब्द। क्या कह सकते हो इसको? व्यवसाय सूचक शब्द। व्यवसाय सूचक शब्द। एक व्यक्ति के नाम के साथ उसकी योग्यता और उसकी उपाधियां दोनों एक साथ लिखनी हो, ध्यान से समझना। योग्यता भी लिखनी है और उसकी उपाधि भी लिखनी है, तो कैसे लिखना होगा? ध्यान रखना, योग्यता उपाधि किसी नाम के साथ लिखनी हो, किसी नाम के साथ लिखी जाए, किसी नाम के साथ लिखनी हो तो, किसी नाम के साथ लिखनी हो तो ध्यान देना, अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। हाँ, क्या? उपाधि व्यक्ति के नाम से पहले वह योग्यता व्यक्ति के नाम के बाद लिखी जाएंगी। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? एक व्यक्ति के नाम के साथ हमें उसकी योग्यता और उपाधि दोनों जोड़नी हो तो हमें एक लाइन में नहीं जोड़ सकते। उदाहरण समझो, उदाहरण समझो, राजेश कुमार हैं, डॉक्टर भी हैं, राजेश कुमार डॉक्टर भी हैं और इन्होंने MBBS कर रखा है। बताइए यह वाक्य पूर्ण है या शुद्ध है या नहीं है?
यहां पर ध्यान देने वाली बात समझो दोस्तों, मैंने क्या क्या लिखी है। डॉक्टर तो क्या है यहां पर उसकी उपाधि, डॉक्टर क्या है उसकी उपाधि, और एमबीबीएस उसने जो कर रखा है वह क्या है उसकी योग्यता। नियम क्या कह रहा है, अब जरा गौर करो। योग्यता उपाधि किसी नाम के साथ लिखनी हो, योग्यता और उपाधि किसी नाम के साथ लिखनी हो तो नियम की तरीके से बात सुनो। क्या उपाधि व्यक्ति के नाम से कहाँ लिखी जाएगी, पहले। उपाधि व्यक्ति के नाम के कहाँ लिखी जाएगी, पहले। तो ऐसा लिखो, ऐसा कहाँ लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, डॉक्टर नाम से पहले, और योग्यता, योग्यता व्यक्ति के नाम के बाद। योग्यता को कहाँ लिखना है, व्यक्ति के नाम के बाद। योग्यता को कहाँ लिखना है दोस्तों, व्यक्ति के नाम के बाद लिखना है। तो डॉक्टर राजेश कुमार, उपाधि आ गई, व्यक्ति का नाम आ गया, व्यक्ति के नाम के बाद, व्यक्ति के नाम के बाद उसकी क्या लिखी जाएगी, योग्यता। अब आप इसमें क्या लिखोगे, एम बी एस। समझ में आया दोस्तों कैसे लिखना है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि व्यक्ति के उसकी योग्यता के साथ उसका व्यवसाय सूचक शब्द लिखना हो तो सदैव ध्यान रखना व्यवसाय सूचक शब्द व्यक्ति के नाम से पहले आता है। व्यवसाय सूचक शब्द, जैसे कोई पुजारी जी हैं तो हम उनको बोलते हैं महंत श्री, हैं, कोई अध्यक्ष है तो अध्यक्ष महोदय, कोई प्राचार्य है तो प्राचार्य महोदय। इसका मतलब यह हुआ कि जो उपाधि उनको मिली हुई है प्रधानमंत्री, समझ में आया, राष्ट्रपति श्री, इसका मतलब जो भी उनकी उपाधियां हैं या जो भी उनकी पदवियां हैं, जो भी उनकी जो व्यवसाय सूचक शब्द हैं वो व्यक्तियों के नामों से पहले और योग्यताएं उस व्यक्ति के नाम के पश्चात लिखी जाती हैं। यह महत्वपूर्ण नियम मैंने आपके समक्ष रखा है, जो एक तो था कौन सा, संबोधन सूचक या विस्मयादि सूचक शब्द से संबंधित, और एक हमारा आया योग्यता और उपाधि के संबंधित। इन दोनों को एक बार और गौर से देख लीजिए। फिर चलते हैं हम अगली बात पर, अगले नियम पर, अगले तथ्य पर। दोस्तों अब तक हो गए हमारे 8। अब चलते हैं अगला तथ्य क्या कह रहा है। देखो इस प्रकार से कुछ, अगला 9 नंबर, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो, गौर से सुनते चलो, यदि वाक्य में क्या हो, द्विकर्मक क्रिया हो। अब पहले इसको अलग से जानो, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। तो हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया को किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, तो कर्म के आधार पर 2 भेद। कितने भेद, 2 भेद। 2 भेद कौन कौन से, एक नाम आता है अकर्मक क्रिया और एक नाम आता है भाई सकर्मक क्रिया। यहां तक तो समस्या नहीं आई। एक नाम आया अकर्मक और एक नाम क्या गया, सकर्मक। फिर इस सकर्मक क्रिया को भी हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। सकर्मक क्रिया को भी हम पुनः कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक नाम आता है एक कर्मक क्रिया और एक नाम आता है द्विकर्मक क्रिया। कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब द्विकर्मक क्रिया वाक्य में दी जाती है तो द्विकर्मक क्रिया वाली वाक्य में कर्म कितने होंगे, 2 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं दोस्तों, 2 कर्म होते हैं। और यह तो आपको बहुत पहले से ही पता है कि जब द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं तो एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। दूसरा गौण कर्म होता है। दूसरा गौण कर्म होता है। पुनः सुनिए मेरी पूरी बात को। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया होगी तो सबसे पहली शर्त है कि वो सकर्मक तो होगी ही। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद कौन कौन से हो गए, तो सकर्मक क्रिया के 2 भेदों में एक नाम आपके समक्ष कौन सा आया है, एक कर्मक। दूसरा नाम आपके समक्ष कौन सा आया है, द्विकर्मक। कौन सा आया है दोस्तों, द्विकर्मक। नियम क्या कह रहा है वो सुनना, कि जब द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा तो वाक्य में कर्म कितने होंगे, तो वाक्य में कर्म कितने होंगे दोस्तों, 2 कर्म कितने होंगे, 2 कर्म होंगे। अब इन 2 कर्मों में एक तो कैसा होगा, मुख्य कर्म, एक कैसा होगा, गौण कर्म।
अब बात यह आती है कि एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है, तो वाक्य में पहले कौन आए बाद में कौन आए? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? एक उदाहरण से समझो इसको। उदाहरण से ऐसे समझो, माना कि मैंने लिखा क्या? अध्यापक ने भूगोल छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने भूगोल छात्रों को पढ़ाया। ध्यान से सुनना, अब इसको बहुत अच्छे से समझो। इसको पढ़ाना क्या है? अध्यापक महोदय की क्रिया। अध्यापक ने विभक्ति है, तो अध्यापक ने, अर्थात यहाँ पर अध्यापक कौन है? कर्ता। क्या पढ़ाया दोस्तों? भूगोल पढ़ाया, ये कर्म है। कर्म को यहाँ पर छात्रों को पढ़ाया, यह भी कर्म है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने जब कारक पढ़े थे उस समय आपको बताया भी था कि जहाँ कहीं भी कोई विभक्ति लिखी होगी या कोई भी कारक की विभक्ति लिखी हुई होगी, चाहे वो ने हो, को हो, से हो, के लिए हो, के द्वारा हो, जिस कारक की विभक्ति जहाँ लिखी होती है उससे ठीक पहला शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होगा। यदि वाक्य में ने लिखा हुआ है तो हमें पता है ने कर्ता कारक की विभक्ति है, तो ने से ठीक पहला शब्द क्या हो गया दोस्तों? कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। यदि वाक्य में को लिखा हुआ है तो को कौन से कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को। इसका मतलब कर्म कारक की विभक्ति है, तो इससे ठीक पहला वाला शब्द क्या हो गया? कर्म। वाक्य में कर्म कितने आए? 2, अर्थात हम इसको क्या कहेंगे? द्विकर्मक। क्या कहेंगे दोस्तों? द्विकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विकर्मक कहेंगे। नियम क्या कह रहा है वो सुनो। अब द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। ये देखो, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। इनमें एक मुख्य कर्म होता है, दूसरा गौण कर्म होता है। अब हमें यह पता लगाना है इनमें कि इसमें मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो हमें यह भी पता होता है कि गौण कर्म जो होता है वह सजीव होता है। गौण कर्म कैसा होता है दोस्तों? सजीव, या हम कह सकते हैं विभक्ति सहित होता है। कैसा होता है गौण कर्म? विभक्ति सहित होता है। और जो मुख्य कर्म होता है दोस्तों वह कहाँ होता है? तो जो मुख्य कर्म होता है वह क्या होता है? वह निर्जीव होता है। वह क्या होता है दोस्तों? वह निर्जीव होता है। कैसा होता है वो? निर्जीव होता है। निर्जीव, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। वह कैसा होता है? निर्जीव होता है और विभक्ति रहित होता है। जब हम द्विकर्मक क्रिया पढ़े थे उस समय भी ये बात मैंने आपको बताई थी। जब हम कर्म कारक पढ़े हैं उस समय भी यह बात मैंने आपको बताई है। आज पुनः बता रहा हूँ। गौण कर्म होता है वो सजीव होता है, मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होता है। देखो, भूगोल और छात्रों में अगर आपको कहा जाए अलग अलग कीजिए, तो भूगोल तो क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका मुख्य कर्म है। क्या है ये? मुख्य कर्म। और छात्रों यहाँ पर क्या है? आपका गौण कर्म। ये क्या है दोस्तों? गौण कर्म है। क्या है? गौण कर्म। क्यों है? क्योंकि गौण कर्म कैसा होता है? सजीव। ये देखो सजीव है। दूसरी बात, विभक्ति सहित होता है, इसके साथ को जुड़ा हुआ है। मुख्य कर्म क्या होता है? निर्जीव। ये देखो निर्जीव है। विभक्ति रहित होता है, ये देखो इसके साथ कोई विभक्ति जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक मुख्य हो गया और दूसरा गौण हो गया। अब आते हैं हमारे वाक्य शुद्धि के नियम पर। वाक्य शुद्धि का नियम क्या कह रहा है? पहले सुनना, फिर इस वाक्य को अपने आप परख लोगे कि सही है या गलत है। नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में, गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में लिखा जाएगा।
मुख्य क्रम कहाँ लिखा जाता है? बाद में। गौण क्रम कहाँ आता है? पहले। गौण क्रम यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? बाद में। और आना कहाँ चाहिए था? पहले। गौण क्रम पहले। नियम को सुनो दोस्तों, गौण क्रम पहले, मुख्य क्रम बाद में। तो इसका मतलब ये उल्टा हो रहा है। तो यह वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अब इसमें आप मात्राएं छाड़ते रह जाते, पता भी नहीं चल पाता कि छुपा हुआ रहस्य क्या है। पता चला हमें। अब आते हैं इसके शुद्ध रूप पे। इसका शुद्ध रूप, तो इसका तो ये तो अशुद्ध था, इसका शुद्ध क्या बन जाएगा? तो शुद्ध कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। क्या? अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर तो क्या है? ये वाक्य में कर्ता। यहाँ पर तो वाक्य में क्या है? कर्ता। ये भी दोस्तों क्या है? यहाँ कर्म। ये भी क्या है दोस्तों? यहाँ पर कर्म। और पढ़ाना क्या है? यहाँ पर क्रिया। पढ़ाना क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्रिया। अब हमें पता चल गया कि गौण क्रम कहाँ आना चाहिए? पहले। गौण क्रम कैसा होता है? सजीव। तो ये देखो, ये गौण क्रम ही है। और ये कौन सा हो गया? मुख्य क्रम। तो आप ये कह सकते हो कि यह वाक्य का कैसा रूप है? तो यह वाक्य का शुद्ध रूप है दोस्तों। समझ में आया? कुछ समझ में आया? मेरे कहने का आशय यही है साथियों कि यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया दी गई है, यदि आपके वाक्य में द्विकर्मक क्रिया दी गई है, तो जाहिर सी बात है द्विकर्मक क्रिया के साथ दो नाम हमारे साथ आ जाते हैं। दो नाम हमारे साथ कौन कौन से आ जाते हैं? कि एक तो आता है मुख्य कर्म का और एक आता है गौण कर्म का। हमें यही पहचानना है कि गौण कर्म कहाँ आएगा, मुख्य कर्म कहाँ आएगा। वाक्य दिखने में पूरा शुद्ध दिख रहा था, लेकिन कितनी बड़ी गलती हो रही है, वाक्य के पदों का क्रम आगे पीछे कर दिया गया। यह थी आपके द्विकर्म क्रिया के गौण कर्म और मुख्य कर्म से संबंधित बात। इसको एक बार गौर से देख लीजिए, फिर चलते हैं हम अगली बात पर। अगली बात पर चलते हैं दोस्तों। अब देखो, 9 हो गए, 10वीं बात। पहले नियम लिख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण की बात करेंगे। वाक्य में कर्म यदि सजीव होगा तो विभक्ति सहित होगा। अगर वाक्य में सजीव कर्म है तो विभक्ति सहित होगा। यदि वाक्य में कर्म निर्जीव है, यदि वाक्य में कर्म कैसा है? निर्जीव है, तो विभक्ति रहित होगा। कहने का मतलब सजीव सहित है, निर्जीव रहित है। सजीव सहित है, सजीव सास सहित है, सजीव विभक्ति सहित है और निर्जीव रहित है। लेकिन बजाना व बढ़ाना क्रिया के साथ निर्जीव कर्म भी विभक्ति सहित आएगा। बेसिक सी बात तो ऊपर दोनों आ गई। यदि कर्म सजीव है तो विभक्ति सहित होगा। जैसे राम ने रावण मारा, तो ये तो वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध।
इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कर्म क्या है? सजीव, तो विभक्ति सहित होना चाहिए। शुद्ध क्या बनेगा? राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, विभक्ति भी इसके साथ आएगी। यह क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप है। लेकिन अब मैं इसी से संबंधित और बात करूं, इसी से संबंधित हम और बात करें क्या? ध्यान दीजिए एक बार कि निर्जीव के साथ विभक्ति होगी या नहीं। उदाहरण समझो, राम ने अखबार को पढ़ा। राम ने अखबार को पढ़ा। राम ने अखबार को पढ़ा। अब यहां पर यह वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हुआ अशुद्ध? वह भी जान लीजिए। अशुद्ध ये इसलिए हो गया, नियम क्या कह रहा है? वाक्य में कर्म निर्जीव हो तो विभक्ति रहित होगा। यहां पर कर्म क्या है? अखबार। अखबार है तो यहां पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वाक्य शुद्ध क्या बनेगा? राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा। ये क्या हो गया? इसका शुद्ध रूप हो गया। यह क्या हो गया? इसका शुद्ध रूप हो गया। नियम क्या कह रहा है? लेकिन बजाना व बढ़ाना क्रिया, बजाना और बढ़ाना क्रिया। उदाहरण देखना, राम ने ढोल बजाया। बहुत बार यह वाक्य लिखा हुआ मिल जाता है, राम ने ढोल बजाया, और इस वाक्य को हम शुद्ध समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में यह अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? बजाना क्रिया के साथ निर्जीव कर्म भी विभक्ति सहित आता है। तो वाक्य क्या लिखा जाएगा? राम ने ढोल को बजाया। राम ने ढोल को बजाया। इसमें इसको क्या कहोगे आप दोस्तों? शुद्ध कहोगे। क्या कहोगे? शुद्ध कहोगे। हैं? राम ने झगड़ा बढ़ाया। राम जैसे आया वो झगड़ा बढ़ गया। राम ने झगड़ा बढ़ाया। हम सीधे से बोल देते हैं कि मोहन ने झगड़ा बढ़ाया, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह वाक्य भी क्या है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि इस वाक्य में हम बढ़ाना क्रिया के साथ निर्जीव कर्म भी विभक्ति सहित लिखेंगे। तो वाक्य क्या हो जाएगा? राम ने झगड़े को बढ़ाया। राम ने झगड़े को बढ़ाया। यह हो गया दोस्तों इस वाक्य का शुद्ध रूप। और अब तक हम वाक्य शुद्धि के कितने नियमों से परिचित हो चुके हैं? 10 नियमों से परिचित हो चुके हैं। लेकिन अभी यह बात पूरी नहीं हुई है। अगली कक्षा में, कल की कक्षा में हम इनको और जारी करेंगे, अनवरत आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको देखिए, सीखिए और उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।